गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। ये मेडिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कभी कभी इसमें से जेई एडवांस के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाठ का नाम क्या है, पाठ के अंदर काम क्या आएगा। तो इसके अंदर हम अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर यहां तक? चलो सबसे पहले एक शब्द को समझते हैं। क्या लिखा है यहां पे सर? अभिक्रिया। क्रिया कारक किस में बदलता है? उत्पाद में। तो इस तरह के परिवर्तन को हमने नाम दिया अभिक्रिया। लेकिन अगर मुझे अभिक्रिया की केवल संभावना को समझाना है तो ऊष्मागतिकी वाले शब्द को समझना पड़ता है और ये सब स्थिर ताप और दाब पर समझाया जाता है। ऊष्मागतिकी कहता है बेटा कि जब डेल्टा जी का मान 0 से छोटा हो, यानी कि कैसा हो? नेगेटिव, तो होने वाली अभिक्रिया स्वतः होती है। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया की सीमा को समझना है आपको तो 11th क्लास का चैप्टर समझना पड़ता है, साम्य अवस्था। और अभिक्रिया के वेग को समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा रासायनिक बल गतिकी। क्लियर यहां तक? ऊष्मागतिकी किसी भी अभिक्रिया के होने या नहीं होने को समझाता है। साम्य अवस्था ये बताती है कि कौन सी सीमा तक अभिक्रिया हो चुकी है, कितनी बच गई है। और अगर आपको अभिक्रिया का वेग समझना है तो आपको 12th क्लास का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा रासायनिक बल गतिकी। अब पाठ के अंदर हम पढ़ते क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब एक शब्द आया कि हम अभिक्रिया का वेग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया कहते किसे? तो अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल या उदाहरण समझते हैं। इस उदाहरण को समझें। इस उदाहरण में हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई और पानी बना बेटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में? अब ऑक्सीजन गैस जलने वाली होती है, हाइड्रोजन गैस जलने वाली और ऑक्सीजन गैस जलाने वाली। अब इसमें होता क्या है कि पुराने बंध धीरे धीरे टूटेंगे, जैसे हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो दोबारा से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन से इधर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा और नए बंध बनेंगे बेटा। तो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। 3 शब्दों में अगर बात करें तो बंध का टूटना और बंध का जुड़ना, ये कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया वह परिवर्तन है जिसमें क्रिया कारक के पुराने बंध टूटते हैं और उत्पाद के लिए नए बंध बनते हैं। इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब आता है, इस चैप्टर में हमें 11th क्लास के कुछ टॉपिक की जरूरत पड़ेगी,
जिनसे हम आगे सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम मोल। ठीक है, मोल क्या है सर? तो मोल क्या है बेटा? पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा को नापने वाली इकाई। पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा को नापने वाली इकाई मोल कहलाती है। ठीक है, मोल का सूत्र क्या है? मात्रा बटा अणुभार। मात्रा बटा अणुभार। अब एक शब्द आया है अणुभार। अणुभार कहां से पढ़ाया जाता है? परमाणु भार और परमाणु भार जब जुड़ते हैं तो प्राप्त होता है हमें अणुभार। जैसे H2O, हाइड्रोजन 2 बार है, एक हाइड्रोजन का वजन 1, तो 2 हाइड्रोजन का वजन 2, ऑक्सीजन का वजन 16, तो टोटल आंसर आया 18। क्लियर यहां तक? जैसे अगला सवाल आया NaOH का, तो सोडियम का वजन 23, ऑक्सीजन का वजन 16, हाइड्रोजन का वजन 1, सबका टोटल करा बेटा तो आंसर आ गया 40। ये इस तरह निकलता है अणुभार। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 90 ग्राम जल के मोल बताओ। अब आपको पता है कि जल का अणुभार H2O का अणुभार कितना है? H2O का अणुभार 18 और मात्रा कितनी है? 90। तो मोल कैसे निकालते हैं बताओ? मात्रा बटा अणुभार। मात्रा की जगह 90, अणुभार की जगह 18, आंसर आ गया 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स में चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा वाला चैप्टर। इसमें हम विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसके प्रकार कैसे होंगे, विद्युत का उपयोग कहाँ है, विद्युत को मापने वाले उपकरण और विद्युत के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। हम आगे बढ़े। इसमें सबसे पहले धारा को परिभाषित करते हैं कि धारा क्या है। किसी भी चालक या विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर इट मींस एकांक समय में या टाइम का मान 1 रखेंगे तो आवेश का मान जो है वो धारा के बराबर कहलाता है। आगे इसका मात्रक वगैरह जो दिया गया था वो वैज्ञानिक का नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। इनके नाम के सरनेम में से एम्पियर जो काम में आया वो धारा का मात्रक बना। परिभाषित अगर इसे करेंगे हम तो किसी भी चालक या विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि बताई गई है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। अर्थात इसे दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। I = Q/T। समय का मान यदि आप 1 सेकंड रखेंगे, समय का मान 1 सेकंड रखेंगे तो धारा का मान आवेश के बराबर या आवेश का मान धारा के बराबर कहलाएगा। इसका मात्रक आवेश का कूलाम और समय का सेकंड होता है तो कूलाम बटा सेकंड भी कह सकते हैं, या इसका मात्रक एम्पियर जो ज्यादातर आप काम में लेते हैं वो आंद्रे मेरी एम्पियर के सरनेम को यूज में लेकर बनाया गया है। इसकी विमा, धारा की विमा आपसे पूछे तो M0, L0, T0, A1 लिख सकते हो या प्रॉपर A1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ A की पावर कितनी है? 1 है। ये इसका विमेय सूत्र हुआ। धारा को परिभाषित किया कि किसी चालक या विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा गया, या आप सिंपल परिभाषा भी कह सकते हैं कि आवेश और समय के अनुपात को धारा कहा जाता है और एकांक समय में आवेश का मान धारा के बराबर होगा।
परिमाण व दिशा के आधार पर धारा दो भागों में बांटा गया है। धारा का मान दो भागों में, धारा को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। दिष्ट धारा सेल और बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं नॉर्मली, और हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट ऐसी कहते हैं। तो दिष्ट धारा की विशेषता क्या बनेगी? डायरेक्ट करंट शॉर्ट में कह रहे हैं हम ऐसी धारा जिसमें धारा का मान वो परिमाण दोनों नियत रहते हो या बदलते नहीं हो, उन्हें उस धारा को क्या नाम देंगे हम? दिष्ट धारा, डीसी करंट कहेंगे। और इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है बोर्ड के अकॉर्डिंग कि इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है, ध्यान रहेगा। डीसी की आवृत्ति कितनी? 0 हर्ट्ज। दिष्ट धारा की आवृत्ति पूछे तो आपको 0 हर्ट्ज लिखना है, 0 हर्ट्ज। और इसका ग्राफ अगर देखेंगे दिष्ट धारा का, तो दिष्ट धारा का ग्राफ आएगा कि एक्स अक्ष पे समय लिया और वाई अक्ष पे आपने धारा को लिया, तो जैसे जैसे समय का मान बदल रहा है और धारा का मान नियत रहेगा। धारा का मान कैसा रहेगा? नियत। तो आप इसमें एक इस तरह की लाइन खींच सकते हैं यहां तक, ठीक। ये इसका मतलब हुआ कि समय का मान बदल रहा है पर धारा का मान नियत रहेगा। इस प्रकार की धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। और यहाँ पे डीसी का सिंबल जो कभी बनाते हैं तो सेल और बैटरी का जो सिंबल बनाते हो आप, ये डीसी स्रोत है। दिष्ट धारा के स्रोत कौन कौन होंगे? सेल और बैटरी इसके स्रोत कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, घरों में जो आने वाली सप्लाई है, उसका सिंबल है ये 2 टर्मिनल बनाओ, एक सर्कल बना दो और उसमें एस का सिंबल बना दो हॉरिजॉन्टल, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा, धारा का मान वो दिशा दोनों चेंज हो, उस धारा को आप क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अब परिभाषित करते हैं, ऐसी धारा जिसमें धारा का परिमाण, परिमाण मतलब मान, एवं दिशा दोनों बदलते रहते हो, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में ऐसी कहते हो आप इसको। हमारे घरों में जो धारा आ रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है और उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका स्रोत अगर कहेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। विद्युत उत्पादन केंद्र जो होते हैं, जहां कोयले को जलाकर और यूरेनियम को जलाकर और गैस को जलाकर अलग अलग संयंत्रों में हम जो जनित्र काम में लेते हैं, उस जनित्र में हमारे पास में ये कोयले को काम में लेकर बनाया गया है संयंत्र है, जिसमें हम यहाँ पर जनरेटर काम में लेते हैं और विद्युत का उत्पादन होता है। और ये विद्युत आगे जाके संचरण लाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा जाती है। तो यहाँ पर जो जनरेटर लगा हुआ है उसमें जो धारा बनेगी उस धारा को कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहेंगे। स्रोत क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और जो धारा बनी उसे प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट आप नाम देंगे। इसका ग्राफ जो इस तरह से एक तरंग के रूप में बनता है। एक्स अक्ष पे समय लेंगे आप, एक्स अक्ष पे क्या लिया? समय, वाई अक्ष पे धारा, तो एक तरंग के रूप में आप बनाए इसको। इसमें प्लस माइनस बदलना मतलब इसकी दिशा बदल रही है, और ग्राफ की ऊंचाई बदलना मतलब इसका परिमाण या मान बदल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 5 एम्पीयर लिखा, तो इसका मान या 5 है या 0 एम्पीयर या 5 या 0, या नीचे की ओर देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप? -5 एम्पीयर पढ़ेंगे। तो धारा का मान और दिशा दोनों ही बदलते हैं, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समय के आधार पर धारा को 2 भागों में बांटा है। अभी जो धारा का वर्गीकरण किया था हमने, वो परिमाण व दिशा के आधार पर किया था। डायरेक्शन और वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में बांटा था, एसी और डीसी में। और अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम और समय के अकॉर्डिंग धारा को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हो, एक तात्क्षणिक धारा और एक औसत धारा। इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। निश्चित क्षण पर या निश्चित समय पर परिभाषित धारा को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। इसे INST कहते हैं, डॉट लगा सकते हैं। और आप हिंदी में आई लिख के और यहाँ पे तात्क्षणिक भी लिख सकते हैं। आई तात्क्षणिक का मान होता है dq/dt। इसको आप पढ़ेंगे कैसे? आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन। क्या पढ़ा जाएगा इसको? आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन। ये आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा है। समय के सापेक्ष अवकलन आप कर देंगे तो ये
आपको कौन सी धारा प्राप्त हो जाएगी? तात्क्षणिक धारा प्राप्त हो जाएगी। औसत धारा, निश्चित समय अंतराल में परिभाषित धारा को औसत धारा कहते हैं। उसे आई एवरेज से दर्शाते हैं, आई एवरेज। डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इट मींस इसका चेंज चाहिए, परिवर्तन। Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1। यहाँ पे T1 प्रारंभिक समय है। T1 क्या है यहाँ पे? प्रारंभिक समय। Q1 T1 समय पर आवेश का मान, T2 अंतिम समय है, और Q2 T2 समय पर आवेश। देखिए, ये अंतिम आवेश, ये प्रारंभिक आवेश, ये अंतिम समय और ये प्रारंभिक समय, इनका अनुपाती क्या कहलाएगा? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। कोई औसत धारा कह रहे हैं, एवरेज करंट बोलते हैं इंग्लिश में इसे। अब इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखिए, हमें क्वेश्चन मिला, यदि आवेश का मान Q इज टू 5t क्यूब प्लस 10t स्क्वायर प्लस 75 कूलम हो, तो t इज टू 10 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात कीजिए। आई इंस्टेंटेनियस मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे? धारा का मान पूछा जा रहा है, तात्क्षणिक। INST लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इंस्टेंटेनियस धारा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना है। आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आवेश का जो मान दे रखा है, ये मान पूरा का पूरा आप यहाँ रख दो, 5t क्यूब प्लस 10t स्क्वायर प्लस 75। योग नियम लगाएंगे अवकलन के लिए। 5 यह नियत पद है, नियत पद आगे आ गया, d अपॉन dt t क्यूब प्लस 10 को आगे ले लिया, d अपॉन dt t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt 75। कहने का मतलब t क्यूब का अवकलन करना है आपको, t स्क्वायर का अवकलन करना है, 75 का अवकलन करना है। आप यहां पर जब सोल्व करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, आगे आ गया, t की पावर 3 का अवकलन, पावर आगे, पावर में से 1 कम करेंगे तो 3t स्क्वायर प्लस 10 t स्क्वायर का 2t1 लिख सकते हो, यहाँ पे 2t1 लिख सकते हैं, 2t भी लिखते हैं, प्लस 75 का कांस्टेंट होने की वजह से 0, तो 15t स्क्वायर प्लस 20t। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रख सकते हो आप? t का मान रखेंगे 10 सेकेंड, तो 15 तो है सही, समय का मान 10 सेकेंड का स्क्वायर प्लस 20, समय का मान 10 रखा, 15 इंटू 100 1500 प्लस 20 इंटू 10 200, तो 1700 एम्पियर इसका धारा का कौन सा मान आ गया? तात्क्षणिक मान आ गया। धारा का कौन सा मान आप निकाल रहे हैं? तात्क्षणिक मान आप निकाल रहे हैं। तो जब भी आवेश दे रखा और समय दे रखा हो तो आप अवकलन करेंगे तो तात्क्षणिक मान निकाल सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हम इसको कहते हैं। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ध्यान रखिएगा, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, ये टॉपिक क्यों दिया गया है? सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? तो आने वाले समय में ये जनन स्वास्थ्य हमारी किस तरह हेल्प करने वाला है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही उपयोगी चैप्टर है, बहुत ही आगे चलकर बहुत ही आइडियल चैप्टर बनने वाला है आपके जीवन में। अभी से ही जनन स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर कुछ डायग्राम के हिसाब से आपको समझाया गया है, जनसंख्या वृद्धि जो तेजी से हो रही है, उस जनसंख्या को किस तरह रोका जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कंडोम का चित्र भी यहाँ पर शो कर रखा है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या को तेजी से रोकने में काफी अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है। साथ में यहाँ पर आप देखिए, मादा जनन तंत्र में इस तरह की संरचना बता रखी है। ये भी इसी चैप्टर का मेन टॉपिक है, किस तरह शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोका जा सकता है मादा के शरीर के अंदर। तो ये नसबंदी का चित्र यहाँ पर है, ऊपर कंडोम का चित्र है, नीचे नसबंदी का है, और साथ में एक आकृति और एक संरचना आपको और दिखाई दे रही होगी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। परखनली शिशु कार्यक्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता क्या है? जो
दंपति बांझ होते हैं, मतलब जिनकी शादी को 2 या 2 से अधिक साल हो गए और उनमें लगातार जो है जनन की भी क्रिया हो रही है लेकिन संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही, यानी कि अब हमने उसको यहाँ पर बांझ करना शुरू कर दिया है। तो आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा फैल रही है हमारे समाज में। बांझपन को कैसे दूर किया जाए उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम भी हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं बच्चों। आइए शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य नया चैप्टर। और इसमें पहला जो अपने पास टॉपिक आया है बच्चों, वो वाकई में जो चैप्टर का नाम था जनन स्वास्थ्य उसी से रिलेटेड आ गया। जनन स्वास्थ्य होता क्या है? तो बच्चों जनन स्वास्थ्य जो हमारे जनन के विभिन्न पहलू होते हैं, उन जनन के विभिन्न पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। जनन के सभी पहलू यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, जनन के सभी पहलू याद रखने हैं आपको। क्या क्या हो सकते हैं जनन के सभी पहलू, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर इस परिभाषा को क्लियर करिए मेरे साथ। जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है पहलू। पहलू मतलब यहाँ पर आपको बताने हैं रूप। जनन के और भी रूप यहाँ पर होने चाहिए। जैसे पहला रूप मैंने लिख दिया यहाँ पर शारीरिक, ठीक है। अब शारीरिक पहलू मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या होना चाहिए शारीरिक पहलू, ठीक है। तो शारीरिक पहलू यहाँ पर शरीर की संरचना, शरीर का ढांचा कैसा है, क्या वो शक्तिशाली दिख रहा है, ताकतवर दिख रहा है, या फिर वो दुबला पतला दिख रहा है। तो आजकल बच्चों ध्यान रखिएगा, जनन में सिर्फ संतान उत्पन्न करना ही सम्मिलित नहीं है। जनन में माता और पिता की क्या जिम्मेदारी है, क्या वो संतान उत्पन्न करने के लायक है या नहीं है, इन बातों को भी आजकल किसमें रखा गया है, जनन के साथ रखा गया है। तो जनन के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको परिभाषा को समझना है। जनन के सभी पहलू, अब सभी पहलुओं यानी कि सभी रूपों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला पहलू, पहला रूप क्या दिख रहा है बच्चों, शारीरिक पहलू, यानी कि उसका शरीर कैसा है, क्या वो अत्यधिक कमजोर तो नहीं है। इसमें जेंट्स भी हो सकता है और लेडीज भी हो सकती है, यानी कि जो जनक है, जो संतान उत्पन्न करने वाले हैं, वो पुरुष और महिला, क्या वो पूरी तरह से फिजिकली फिट है, क्या उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है शारीरिक दृष्टि से, तो हम उसको इसमें सम्मिलित करेंगे। ये शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, उसे ही यहाँ पर जनन का अधिकार मिलेगा। नंबर 2 यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य। क्या आ गया बच्चों अगला जनन का पहलू अपन ले रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य। क्या वो मानसिक रूप से सही है, क्या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाले हैं, लड़ाई करने वाले हैं, या वो अपने आप को उस लायक नहीं समझते। तो चारों तरफ से यहाँ पर मानसिक रूप से भी कैसा होना पड़ेगा दंपति को, पुरुष या महिला को। तो पुरुष या महिला को बच्चों यहाँ पर मानसिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा, क्योंकि आगे उन्हें बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी होती है। आया समझ में मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 3 अपन ले सकते हैं यहाँ पर सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य भी आजकल देखा जा रहा है बच्चों। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब जो उसका समाज है, जो उसका परिवार है, क्या उसमें उसकी स्थिति बेहतर है। किसकी स्थिति बेहतर है, जो जनन करने वाले हैं, यानी कि जो पुरुष और महिला है जिनका विवाह हो चुका है, क्या उनकी परिवार में और समाज में स्थिति सही है, क्या वो वहां पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब आप समझ ही गए होंगे। सामाजिक का मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है। उदाहरण के लिए मोहल्ले में रह रहे हैं,
कोई मोहल्ला है। अब मोहल्ले में क्या वो किसी से बातचीत भी करते हैं या नहीं करते हैं? परिवार में रह रहे, परिवार में अपने भाई बहनों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, अपने माता पिता के साथ उनका व्यवहार कैसा है। तो ये सब चीजें भी आजकल किसमें रखी गई है? ये सब चीजें जनन के साथ साथ रखी गई है। तो जनन यहाँ पर ये बता रहा है कि केवल संतान उत्पन्न करना ही जनन नहीं है बच्चों, आजकल जनन के साथ जुड़ गया स्वास्थ्य। यानी कि अब जो संतान उत्पन्न होगी वो संतान यहाँ पर ऐसे दंपति के द्वारा उत्पन्न की जाएगी जो जनन के विभिन्न पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य की जानकारी रखता हो। आई परिभाषा समझ में बच्चों? उम्मीद है आपने इस परिभाषा को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। और इसके बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक,